हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे बीपीएससी पीटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेट। जी हाँ फ्रेंड्स, कई दिनों से कई मित्र लोग आप लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, इवन आप लोग यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि सर आप बीपीएससी 66 की जो वैकेंसी आने वाली है उसका तैयारी कराइए एज ए टेस्ट सीरीज के रूप में। क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका तैयारी लगभग पूरा हो चुका है, अब उन्हें बस रिवीजन करना है चीज़ों को और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लगाना है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं के लिए ये वीडियो लाया जा रहा है जिनका तैयारी अप्रॉक्स 60% कंप्लीट हो गया है। यदि कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तैयारी पूरा नहीं हुआ है और इस सेट को देख रहे हैं तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें फ़ायदा इस रूप में होगा फ्रेंड्स कि उन्हें देखने को मिलेगा कि आखिर कौन से सेक्शन से प्रश्न आ रहे हैं और उन्हीं सेक्शंस को फोकस करके वो एक स्मार्ट स्टडी के रूप में उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कई सारे स्टूडेंट बोलते थे कि सर जो आप सेट का डिस्कशन कराते हैं उसका कट ऑफ मार्क भी आप बता दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो मार्क्स आया है और इस जो टेस्ट सीरीज है उसका कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें इसका कट ऑफ भी बता दिया हूँ कि आपको टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 में से यदि आप 97 मार्क्स पा ले रहे हैं तो एज ए जनरल कैंडिडेट आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह जो मैं सेट लिया हूँ वह दृष्टि का सेट लिया हूँ और दृष्टि का सेट आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, तो आपको या तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए और उसमें पहले से ही आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कर करके 150 तक, और आप क्वेश्चंस पढ़िए और उसका आंसर आप अपने से बनाइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, इसके बाद आप मेरे आंसर से उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, जो भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किए थे उनकी जो संविधान सभा जो की थी उसके सदस्यों का जो नामांकन है वह कैसे हुआ था। तो उनके सदस्यों का जो नामांकन है फ्रेंड्स वह हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, वह ब्रिटिश संसद द्वारा नामित हुआ था, नहीं गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित हुआ था, ये भी गलत है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, वह विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ठीक है, तो ए का आंसर सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे ताकि आप बोर ना हो और चीज़ों को अच्छे से समझ करके चलना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। जो एंग्लो इंडियन का जो प्रोविज़न है जिसमें 2 सीट फिक्स किया गया है, तो वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा की बात की जाए, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोकसभा की बात कर रही है। तो लोकसभा का बात यदि किया जा रहा है तो वो जो आर्टिकल हो जाएगा फ्रेंड्स, वह आर्टिकल हो जाएगा 331। इस चीज़ को आपको केयर करना है कि लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 331। इसी सेम क्वेश्चन में यदि विधानसभा कह दे तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 333। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इससे फ़ायदा होना अनिवार्य है। तो इससे फ़ायदा तभी होगा जब आप जो भी चीज़ें हैं जिसे नहीं जानते हैं उसे आप अपने नोटबुक में ऐड कर लें। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि इसी क्वेश्चन में आंग्ल भारतीय समुदाय के हटा करके यहाँ पे SC ST पूछे तो कि SC ST का लोकसभा में जो आरक्षण है का प्रावधान है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो लोकसभा में है फ्रेंड्स वह आर्टिकल 330 के अंतर्गत है। जबकि हम बात करें फ्रेंड्स कि विधानसभा में SC ST का जो रिजर्वेशन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वो आर्टिकल 332। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 आर्टिकल क्लियर कर दिया, आप इसे अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, तो पीसीएस के जो चेयरमैन होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल साहब करेंगे, लेकिन उन्हें हटाने की जो शक्ति है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति के हाथों में है। यानी राज्यपाल उन्हें, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, उन्हें नहीं हटा सकते, भले उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें से जो आपको लिखा हुआ है 4 ऑप्शंस, इवन 5वां ऑप्शन भी आपका बीपीएससी में है, तो बताना है कि हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, जो अधिकार है जो राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का ये तो दिया गया है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं, ये तो राज्यपाल को दिया गया है अधिकार, ये राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, तो ये भी राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने के लिए, जब इमरजेंसी जैसे प्रोविजन को लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसमें भी राष्ट्रपति जी का योगदान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वह कौन सा अधिकार नहीं है? तो वह अधिकार नहीं है फ्रेंड्स, वह है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और मेरे साथ आप लोग रिप्लाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए इसमें कौन सा चीज़ आवश्यक नहीं है? तो उनकी आयु है जो 35 वर्ष हो, ये आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, ये भी आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी जरूरी है। वह स्नातक हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक कौन नहीं होगा? वह स्नातक हो। बाकी आपके ऊपर के 3 ऑप्शन है, वो आपके लिए आवश्यक है। यदि कोई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए वो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक एलिमेंट हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना है, जो राष्ट्रपति के उम्मीदवारी पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बस योग्यता होना चाहिए। ठीक है, और वही यदि सेम क्वेश्चन रहे उसमें उपराष्ट्रपति का है, तो उपराष्ट्रपति में यहाँ लोकसभा के जगह पर राज्यसभा, आपको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, और भी कई पीसीएस हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस या झारखंड पीसीएस, उसमें इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो यदि इसी क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति रहे, तो यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, यह होना अनिवार्य है। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से मूल कर्तव्यों की सूची में क्या शामिल नहीं है? यानी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें ये कौन सा चीज़ है शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी है जो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी वो की थी। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि यह है जो आर्टिकल 51A में इसे ऐड किया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं कि मूल कर्तव्यों की सूची में क्या शामिल नहीं है। तो संविधान का पालन करना शामिल है, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना ये भी शामिल है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा करना ये शामिल नहीं है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना ये भी शामिल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना ये भी शामिल है। यानी इसमें कौन है जो फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा करना ये शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर ही दिया है। चलिए, तो संविधान सभा के अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार की संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो देखिए, हमारा संविधान ऐसे 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन करने का प्रावधान है उसमें, लेकिन आर्टिकल 368 स्पेशली पूछ रहा है। बस देखिए, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। आर्टिकल 368 के तहत 2 तरह से आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, और वो 2 तरह कैसे कर सकते हैं वो भी आपको जानना अनिवार्य है। एक तो आपका है कि 2/3 बहुमत आपको यदि हो जाए इवन राज्यसभा लोकसभा में, तो आप कोई भी बिल है उसे आप पास कर सकते हैं या फिर संविधान संशोधन कर सकते हैं। लेकिन
एक इसमें और एक प्रोविज़न है, उसमें 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट यानी आधे राज्यों का अनुमोदन भी अनिवार्य है। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत 2 तरह के मतलब कि आपको संविधान संशोधन के तरीके बताए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यदि कोई पूछे सेम क्वेश्चन में आर्टिकल 368 न पूछ के बस कहते भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो 3 तरह का, लेकिन वही आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत मात्र 2 तरह का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने 2 तरह का आपको तो बता दिया कि 2/3 बहुमत होना चाहिए या फिर 2/3 बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन। एक और वो तरीका है जिसके तहत संविधान संशोधन होता है, वो होता है ओनली मेजोरिटी 50% + 1। जैसे कोई भी स्टेट है उसका नाम बदलना है या फिर उसका टेरिटरी बदलना है, तो उसमें मतलब कि इस तरह का संविधान संशोधन वाला प्रोविज़न अप्लाइड होता है, बस 50% + 1। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है? देखिए अनुसूची जो हमारी मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो अब बढ़ करके 12 अनुसूची हो गई हैं। तो सारे अनुसूची को आपको पता होना चाहिए पहली अनुसूची में क्या बताता है, किसके बारे में प्रावधान है, दूसरी अनुसूची क्या है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न सदाबहार प्रश्न, एवरग्रीन प्रश्न है। मतलब हर तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगे एक न एक तरह के प्रश्न। तो जो आपका AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्य के जो ट्राइबल्स एरिया हैं, जनजाति एरिया हैं, उनके प्रशासन और कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का जो प्रोविज़न है फ्रेंड्स, वो प्रोविज़न है 5वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा C 5वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड क्षेत्रीय परिषद का 2 अध्यक्ष होते हैं, वह होते हैं होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब इसमें कई सारे फ्रेंड्स होंगे जो इंग्लिश वाले होंगे और इस सेट को देख रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा कि जो भी आपको कुछ जटिल हिंदी शब्द हैं उनका मैं इंग्लिश कर दूं। जैसे क्षेत्रीय परिषद, तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं जोनल काउंसिल। ठीक है, तो जोनल काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, सेंट्रल होम मिनिस्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, देखिए कोई भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति हो रहा है तो उस समय अब ऑप्शन देखते हैं भाई क्या क्या है। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदन में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। कोई भी आदमी है जो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उन्हें 6 महीना का अंतर्गत 6 महीना के अंदर या तो राज्यसभा से या फिर लोकसभा से उनसे अंदर से चुन करके उन्हें आना होगा। 6 महीना तक ऐसे भी वो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस में आपको देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो तो राज्यसभा से जीत करके जाते थे। ठीक है, वो असम का जो उनका असम से हो जाते थे, भी आपको ध्यान में रखना है, और वो PM बनते थे हमारे प्यारे भारत का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना त्यागपत्र है जो देते हैं, किसको रिजाइनेशन देते हैं, वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? जो आपका लोक लेखा समिति है, इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल देता हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्यों की संख्या कुल होती है 22। इसमें 22 में से कुछ मेंबर लोकसभा के होते हैं, कुछ मेंबर राज्यसभा के होते हैं। तो फ्रेंड्स लोकसभा के कुल 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति है, उसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और टोटल 22 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 15 + 7। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संसद की किस समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? जो आपका संसद समिति है उसमें से कौन सी समिति है उसमें नंबर मतलब मेंबर्सों की संख्या यानी कि उनके मेंबर की संख्या सबसे अधिक होती है। तो पहले तो हम लोग को जानना होगा कि कौन कौन से समिति में कितने मेंबर हैं, तभी तो आप बता पाइएगा कि है क्या कि किसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे। तो फ्रेंड्स सार्वजनिक उद्यम समिति, तो सार्वजनिक उद्यम समिति है यानी पब्लिक इंटरप्राइजेज कमिटी, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, वही सेम 15+7, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। ठीक है, उसी तरह से लोक लेखा समिति मैंने आपको अभी बताया, पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। सरकारी आश्वासन समिति और प्राक्कलन समिति फ्रेंड्स, तो प्राक्कलन समिति में कुल होता है उसमें 30 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और जो ये 30 सदस्य प्राक्कलन समिति के होते हैं एस्टीमेट कमेटी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्टीमेट कमेटी। तो प्राक्कलन कमेटी के 30 सदस्य होते हैं वह लोकसभा के होते हैं, ये भी आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस समिति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो प्राक्कलन समिति किस सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, वह 30 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो भी कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ उसे आप ज़रूर अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, क्योंकि अभी आप सुनिएगा बाद में आप भूल जाइएगा तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, बिहार में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संसद पूछ रहा है तो संसद सदस्य में आपको दोनों आ जाएंगे, लोकसभा भी आ जाएंगे और राज्यसभा भी आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी आपको पता है लोकसभा में बिहार में 40 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 16 मेंबर होते हैं, तो कुल मिलाकर के 56 मेंबर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर तो सी। इस तरह के क्वेश्चन में आप गलती न कीजिएगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप 40 मत मार करके आ जाइएगा, तो फिर आपका सिली मिस्टेक होगा और वही आपको है कि आपके सिलेक्शंस में बाधा बन जाते हैं, 1-2 नंबर से आप पीछे रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को मिस्टेक को आपको बचना है, इससे बचना है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उनमें सबसे सर्वोच्च कौन है? सबसे सर्वोच्च है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा प्यारा संविधान, बी हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। देखिए द्वितीय जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वह वैशाली में हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी होगा। जबकि जो पहला बौद्ध संगति है उसका आयोजन हुआ था वह राजगीर में हुआ था, राजगिरी भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा है जो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो आप चारों का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने पहले मगध पर शासन किया? देखिए पहले मगध पे जो शासन किया वह वंश था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वे थे बिंबिसार। ठीक है फ्रेंड्स, और हर्यक वंश के बाद जो वंश यहाँ पे शासन करने आया वह था शिशुनाग वंश। तो ये भी आपको ख्याल रखना है, शिशुनाग के बाद जो मगध पे शासन किया वह नंद वंश था, और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, और शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मगध पर शासन करने वाले किस शासक को अमित्रघात की उपाधि दी गई है? तो मगध पे जो शासन करने वाले शासक हैं उन्हें अमित्रघात की जो उपाधि दी गई है वह है बिंदुसार, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पाल वंशीय शासक देवपाल की राजधानी थी। जो पाल वंशीय शासक देवपाल था उसकी राजधानी मुंगेर थी, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त बिहार का सूबेदार था? यानी कि किसे है जो इल्तुतमिश है जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो वो था मलिक जानी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मलिक जानी। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि एक बख्तियार खिलजी से भी संबंधित एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह बख्तियार खिलजी को बिहार के दौरा पर भेजा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21,
बिहार में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो बिहार में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो बनाई थी वो पटना में बनाई थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और इसके व्यापारिक कोठी का साक्ष्य आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स, वह संधि था इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। इलाहाबाद की संधि के बाद है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस विद्रोह को या फिर किस आंदोलन को उल गुलान की संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स, उल गुलान की संज्ञा जो दी जाती है वो मुंडा विद्रोह को दी जाती है, और मुंडा विद्रोह के जो नायक थे वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बीपीएससी जो मेंस दिए होंगे तो हिस्ट्री में आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ट्राइबल मूवमेंट, तो जनजाति जो आंदोलन थे, तो इसमें आपको पता होगा और आप अच्छे से मेंस में पढ़ते भी होंगे। लेकिन पीटी के लिए आपको बस इतना ज़रूरी है जानना कि बिरसा मुंडा का नेतृत्व मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। और यह जो आंदोलन था ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन से शुरू हुआ था। धार्मिक सुधार आंदोलन से शुरू हुआ था, और यह जो राजनीतिक सुधार आंदोलन बन गया। इसका मतलब राजनीतिक सुधार आंदोलन कहने का मतलब कि लोग हैं जो स्वराज की स्थापना करना चाहते थे और मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ पे दिक्कू लोग हैं जो आकर के कब्जा कर लिए थे। दिक्कू बोलो तो इसमें आपका अंग्रेज हो गए, और जो मनी लेंडर्स थे या फिर इवन जो जमींदार थे सारे को दिक्कू लोग, जो जनजाति लोग इन्हें दिक्कू बोलते थे। दिक्कू का मतलब बाहरी लोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था? तो जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व था वो पटना में हसन इमाम साहब किए थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? देखिए, ये है हमारा प्यारा बिहार। ठीक है, यहाँ से आपका गंगा नदी निकलता है जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, बिहार को दो भागों में बाइफरकेट करती है। और ये हमारा है सोन नदी। सोन नदी है जो इधर कैमूर के पठार और इधर आपका छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो सोन नदी यानी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। काकोलत जलप्रपात किस जिले में है? तो कई सारे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा क्योंकि काकोलत जलप्रपात उन्हीं के ज़िला में ही है, तो उनके लिए तो काफ़ी आसान हो गया। लेकिन जो इस चीज़ को नहीं जानते वो भी जान लें कि काकोलत जलप्रपात नवादा में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और गर्मी में कई सारे स्टूडेंट जाते भी हैं इंजॉय करने वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना है फ्रेंड्स, वह पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो जिला है फ्रेंड्स वह है कैमूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने नगर निगम क्षेत्र हैं? तो बिहार में कुल कितने नगर निगम क्षेत्र हैं? तो नगर निगम की बात की जाए तो 12। यहाँ बिहार में कुल 12 नगर निगम हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस जिले में चाय की कृषि होती है? जो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे चाय की कृषि होती है? तो किशनगंज में होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और यह है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट बिहार का डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज। यानी बोले तो आप इसको ऐसे करके यहाँ पे आप किशनगंज को डिनोट कर सकते हैं, जो कि बंगाल से आपका टच करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वाला जिला है। देखिए, यानी कि पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, वह मिनिमम किस जिले का है बिहार में? तो वह जिला है शिवहर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार के कुल
3 शहर हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। पहला पटना है, दूसरा भागलपुर है, तीसरा बिहार शरीफ है। लेकिन जो सीतामढ़ी है फ्रेंड्स, उसे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, सीतामढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम यानी कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो गठन हुआ था 1980 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न सेट में रहते हैं। जैसे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, इवन आपको ये पूछे जाएंगे कि बताइए पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, या फिर इस तरह से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो 1980 में हुई, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ। ठीक है, पटना स्थित जो गोलघर है फ्रेंड्स, उसका जो निर्माण हुआ था वो 1786 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसके जो आर्किटेक्ट थे, यानी इसके आप बोल सकते हैं जो कलाकार थे, वो कलाकार थे कैप्टन जॉन गैरिस्टन इसके कलाकार थे, यानी इसके निर्माताकार थे। और इसकी निर्माण हुई 1786 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ईश्वरी प्रसाद वर्मा का संबंध किससे है। देखिए, ईश्वरी प्रसाद वर्मा का जो संबंध है वो पटना कलम शैली से है। और ऐसा बोला जाता है कि पटना कलम के लास्ट पेंटर ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। इनके मृत्यु के साथ ही पटना कलम का कोई भी पेंटर अब बचा हुआ नहीं है। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा हैं जो पटना कलम के अंतिम कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ल का संबंध किस जिले से था। जो स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ल थे, उन्होंने जो साल्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में, तो उसमें है जो काफ़ी एक्टिव रोल उन्होंने निभाया था। और ये वैशाली के थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में नवनियुक्त राज्यपाल फागू चौहान मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। जो बिहार के जो नए राज्यपाल हैं फागू चौहान, उनका संबंध यूपी से है। यूपी से लगातार उन्होंने 6 बार एमएलए का सीट उन्होंने जीता है। और वह जो सीट उन्होंने जीता था, वह सीट का नाम था घोसी सीट से वो जीतते थे। तो उनका संबंध यूपी से है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, संपूर्ण क्रांति तिथि है जो मनाया जाता है 5 जून को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार में जो NH है उसकी कुल लंबाई है 4917 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, सेंसस यानी कि जनगणना से प्रश्न तो होते ही होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं। आप बीपीएससी के जो भी सारे प्रीवियस ईयर के सेट निकाल करके देख लीजिए, तो उसमें जनगणना से एक प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पे भी जनगणना से एक प्रश्न डाला गया है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है वह सहरसा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये हैं जो एक IAS ऑफिसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान। तो इसमें था आपका कि फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे। यानी कि फास्टर मतलब तीव्रतर, सस्टेनेबल मतलब धारणीय, ठीक है, और ज़्यादा समावेशी यानी मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स, जो चला था वो भी आपको ध्यान में रखना है कि वह 2012 से लेकर के 2017 तक इसका टाइम टेनर था, यानी कि पीरियड था, आप बोल सकते हैं इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया जनवरी 1995 में। इसके पहले इसे गैट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लेकिन WTO का एग्जिस्टेंस आया, वो आया 1 जनवरी 1995 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन है वह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि किस अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सॉरी, फिर से मैं पढ़ देता हूँ
किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि आप इंटरेस्ट रेट को घटाते हैं तो इसका मतलब कि अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि लोन लेंगे बैंक से, क्योंकि इंटरेस्ट तो यहाँ पे घटा दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि आपके अर्थव्यवस्था में जो निवेश है, निवेश में व्यय बढ़ जाएगा, यानी कि जो आपका इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग बैंक से पैसा लेंगे और है जो उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस चलते इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यदि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को बढ़ाना होता है तो इंटरेस्ट रेट को आरबीआई के द्वारा बोल करके है जो इंटरेस्ट रेट को कम करवाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसका जो प्रकाशन होता है वह विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए, 15वें वित्त आयोग आपका बीपीएससी, यदि आप 65th का मेंस लिख रहे हैं तो इसके लिए भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यदि आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह श्री एन.के. सिंह है, और श्री एन.के. सिंह का संबंध बिहार से है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो एक बिहार के ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है कि जो आपका सीमांत उत्पादकता है शून्य है। कहने का मतलब आप ऐसे जानिए कि एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम करके इसमें मान लीजिए कि इनका प्रोडक्शन है 100 क्विंटल, इसमें 2 लोग और ऐड हो गए लेकिन उनका प्रोडक्शन अभी भी 100 क्विंटल ही है। तो जो 2 लोग ऐड हुए इनका तो टोटल प्रोडक्टिविटी तो 0 हुआ ना। तो इस तरह के लोग भले ही ऊपर से देखने में लग रहे हैं कि ये लोग, इनको रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन ये लोग भी प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित हैं, इसे ऐसा बोला जाता है। यानी इसमें जब सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार की प्रक्रिया किसे निर्दिष्ट करती हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें ओपन मार्केट का जो प्रक्रिया है वो क्या बताता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब ये होता है कि यदि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार की प्रक्रिया है जो निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां का क्रय और विक्रय, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय, तो आपको पता ही है नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम है फ्रेंड्स, वह होता है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर, यही है जो नेशनल इनकम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 50 का। 51 देखते हैं कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार को कितनी राशि की अधिशेष निधि का हस्तांतरण किया गया है। तो 1.7 लाख करोड़ दिया गया था आरबीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, किस पेमेंट बैंक द्वारा भरोसा बचत खाता लॉन्च किया गया है। देखिए, भरोसा बचत खाता है जो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, किस संस्था द्वारा स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप सेल का गठन किया गया है। तो वो संस्था है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है जो स्टार्टअप सेल की गठन की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है कि जलवायु आपातकाल घोषणा करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है। तो जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश था ब्रिटेन और दूसरा देश है आयरलैंड, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में दूसरा पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, अगस्त 2019 में किस राज्य द्वारा नवीन कृषि नीति का मसौदा तैयार किया गया। तो नवीन कृषि नीति का जो मसौदा तैयार किया गया है वह तैयार किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा बी, उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, रडार का आविष्कार किसने किया। देखिए, रडार का जो आविष्कार है फ्रेंड्स वह किया गया है रॉबर्ट वाटसन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है।
देखिए मूल तत्व पूछ रहा है आपको, ठीक ना। तो मूल तत्व संगमरमर नहीं, रेत नहीं, शक्कर नहीं, हीरा आपका प्योर कार्बन है, प्योर कार्बन हीरा में होता है। और पूछ रहा है कि मूल तत्व कौन है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? तो धूप की चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मृग तृष्णा, यानी कि मृग मरीचिका है फ्रेंड्स, यानी इसको इंग्लिश वाले लोग जाने मिराज बोला जाता है इसे। तो मिराज का किसका उदाहरण है? तो मिराज उदाहरण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फिलोक्विनोन है फ्रेंड्स, वह विटामिन के का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादक के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादक के लिए जो उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स है वो 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो पहला हार्मोन है फ्रेंड्स वह है सिक्रिटीन, और जो दूसरा वो जो हार्मोन है उस हार्मोन को बोला जाता है कोलेक साइटोकिनिन, कोलेक साइटोकिनिन। ये 2 आपको मतलब कि उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स होते हैं, ठीक ना, जो पैंक्रियाटिक जूस को निकालता है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, तो सिक्रिटीन बस एक दिया हुआ और दूसरा तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, हरे यानी कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता है जो आपका आर्टिफिशियल मेथड है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, वो होता है उसमें एसिटिलीन का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एसिटिलीन है जो कच्चे फल को पका देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग यानी कि यूनिवर्सल डोनर, हाँ यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर, दाता मीन्स डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर है आपका ब्लड ग्रुप ओ, जबकि यूनिवर्सल रिसेप्टर जो कि सबसे मतलब कि लेता है, तो वो हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक ना, यूनिवर्सल रिसेप्टर। और वही सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है जो ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है आदमी, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए है जो संचित होता है वो होता है यकृत में, लिवर में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो पित्त ज्वर होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, लेकिन प्लेग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। देखिए कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है वो होता है कैंसर के उपचार के लिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। देखिए जो भी ट्री होता है उसकी यदि उम्र प्राप्त करना है, उसके उम्र के बारे में पता करना है, तो उसके बार्क यानी छाल होते हैं, यानी उसके बल्ले जो होते हैं उसके रिंग को देखा जाता है, ठीक ना, तो उनमें वार्षिक बलों की संख्या देखी जाती है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके छाल और उसके रिंग को देख करके लोग बता देते हैं कि इस पेड़ की आयु कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें 2 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो एक ड्यूटेरियम होता है और एक ट्राइटियम होता है, ठीक है। एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम होता है, वो हीलियम का निर्माण करता है, प्लस इसमें एनर्जी निकलते हैं, और इस तरह के केमिकल रिएक्शन वहाँ पे करोड़ों लाखों मतलब कि हाइड्रोजन एक बार में मिल करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा हमारा सन से, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस जो इंडल्ज हुआ वह प्रोसेस बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जो फ्यूज करके एक साथ मिल करके एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? तो इसमें से अनुचुंबकीय एल्युमिनियम होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? यानी कि आपको यहाँ बताना है कौन इसमें जो नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो फ्रेंड्स नायलॉन है जो नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। बाकी आपका ऊन, चमड़ा और रेशम सभी है जो नेचुरल पॉलीमर हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
72 त्वरण की इकाई, त्वरण इंग्लिश में बोले तो एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगा, पहले जानते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बटे टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम गुना टाइम हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम यहाँ पे स्क्वायर हो गया, टाइम का यूनिट सेकंड, तो 2 टाइम है सेकंड स्क्वायर, यानी हो जाएगा इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों ताप का प्रक्षेपण समान होगा यदि तापमान, ये बोल रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का बराबर होंगे। तो देखिए इस तरह का फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। जो फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। देखिए ये फार्मूला आप यूज करके यदि आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट आप निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है कि किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा। तो मान लेता हूँ x तापमान पर बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको x/5 बराबर x - 32/9। यहाँ से हो जाएगा 9x बराबर 5x - 32 गुना 5, 32 गुना 5 होता है 160। अब ये 5 को आप इधर ले आइए तो 4x बराबर हो जाएगा 160, ठीक है। यहाँ से आपको हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पर माइनस है तो x बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा -40, ठीक है। तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं, ठीक है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं बोल देता हूँ, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। C/5 बराबर F-32/9, बस इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, जो फिलामेंट होता है फ्रेंड्स विद्युत बल्ब का, वो बना होता है टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। देखिए जो आर्टिफिशियल आपका सैटेलाइट है उसमें जो विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह एक तरह से सौर सेल ही होता है, जो सोलर एनर्जी से वह जो एनर्जी प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सौर सेल, सोलर सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है रामेश्वरम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सबको पता है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। जो हमारा ये प्यारा भारत, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त होती है फ्रेंड्स वह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अबाउट 80% आपका जो टोटल रेनफॉल होता है हमारे भारत में एक साल में, उसमें 80% है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होता है, बाकी के दूसरे मानसून से 20% प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो पाई जाती है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है उरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो उरी परियोजना है जो चिनाब नदी पर निर्मित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज चट्टान तंत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज चट्टान तंत्र है धारवाड़ तंत्र, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का भाग धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है, ग्रह भी है, निहारिका है जो सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मौसम बदलने का क्या कारण है। जो मौसम बदलती हैं उसका मूल कारण क्या है। देखिए फ्रेंड्स जो मौसम बदलता है उसका मूल कारण है कि पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, देखिए हमारा ये है प्यारा अर्थ, तो अर्थ है, तो अर्थ पे यहाँ पे मौसम क्यों बदलता है। मौसम बदलता है कि आपका ओरिएंटेशन ऑफ द आपका सन है जो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसके कारण है जो मौसम बदलता है। तो आप यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके कारण कभी सूर्य से है जो नज़दीक पृथ्वी आ जाती है तो समर आ जाता है, जब दूरी चल जाती है तो वहाँ पे विंटर सीजन हो जाता है, क्योंकि उनका जो लाइट है सनलाइट है जो डायरेक्ट नहीं पड़ता है पृथ्वी पे, तो वो एरिया है जो वहाँ पे विंटर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पे तो हल्का सा झुकी हुई है ही, सबको पता है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल काउजेज हैं ये कि मौसम बदलने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोले तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो जहाँ पे आप देखते होंगे कि अब आप वर्ल्ड मैप बनाते होंगे फ्रेंड्स, मैं थोड़ा वर्ल्ड मैप जल्दी से आपको बना देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए, ठीक ना। इस तरह से वर्ल्ड मैप है। तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि इधर से आपका रसिया है, ठीक ना, और इधर आपका है अलास्का जो यूएसए का पार्ट है। ये दोनों को जो डिवाइड करता है यही है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। तो यही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इसके सबसे नज़दीक जो जल डमरू है वह है बेरिंग जल डमरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेरिंग जल डमरू, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? देखिए जो दुर्बलता मंडल है जो स्थित है वह है मेंटल के ऊपरी भाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ठीक है, भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है फ्रेंड्स वह रिचर पैमाने पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिचर पैमाना, यानी कि ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए आग्नेय चट्टान, इसमें जो फॉसिल फ्यूल्स है यानी पूरा जीवाश्म हैं जो बहुत कम होते हैं, सही है। इसके बाद ये क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, ये भी सही है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो इसका आंसर होगा एक से अधिक हो जाएगा, यानी ई आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली है वह स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्तम महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किए जाते हैं 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे। क्यों वहाँ पे ज़्यादा कहते हैं? ऐसे तो आपको लगेगा कि वो इक्वेटर पर होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे इंसोलेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? तो 20 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। इसके कारण वहाँ पे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कि 25 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 3 व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? देखिए शामिल कौन कौन है? प्रणब मुखर्जी शामिल है, नानाजी देशमुख शामिल है, भूपेन हजारिका भी शामिल है, लेकिन रामनाथ कोविंद इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ठीक है। नेक्स्ट 92, केंद्रीय बजट 2019-20 में अर्थव्यवस्था में महिलाओं को भागीदारी के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस समिति का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इस समिति का नाम है नारी तू नारायणी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थानों से की गई है? श्रम योगी मानधन योजना है जो बस्तरल गुजरात में वहीं से शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में भारत 133वें स्थान पर था, जबकि 2019 में उसका रैंक क्या है? तो 2019 में फ्रेंड्स भारत का जो रैंकिंग है वह है 140वीं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने माँ बाप की सेवा न करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया है? तो वह है बिहार सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, जुलाई 2019 में लोजपा सांसद रामचंद्र पासवान का निधन हो गया, वह कहाँ के वर्तमान सांसद थे? तो वह समस्तीपुर के वर्तमान सांसद थे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और रामचंद्र पासवान थे वह उनका संबंध था रामविलास पासवान जी से और उनके भाई थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए लोक लेखा समिति में कुल हैं जो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा का और 7 होते हैं राज्यसभा का। अभी इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। और अधीर रंजन चौधरी है, इनकी नियुक्ति कौन करता है?
लोक लेखा समिति का, तो नियुक्ति स्पीकर करता है। तो अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है, तो वर्तमान में स्पीकर है ओम बिरला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कितने केंद्रीय कानून लागू होंगे। तो जो आपका जो यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी, तो उसमें जो केंद्रीय कानून के कितने कानून लागू होंगे फ्रेंड्स, तो केंद्र के अप्रॉक्स 106, यानी कि 106 कानून वहाँ पे लागू होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर जीरो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो आप कॉमन सेंस यूज कीजिए कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो होगा वही तो जो आपका MHRD के द्वारा, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो शिक्षा पर जारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स है उसमें टॉप आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित वह देश जिसने दिसंबर 2018 में गीतेगा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। तो गीतेगा को अपनी नई राजधानी घोषित किया हुआ है बरूंडी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, जून 2019 में G20 के 14वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो जून 2019 में G20 का 14वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, वह हुआ था जापान के ओसाका शहर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी थी। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में जो भारत का रैंकिंग है मतलब वो 52वीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, 22 जुलाई 2019 को जिस रॉकेट से भारत ने चंद्रयान मिशन का प्रक्षेपण किया था यानी लॉन्चिंग किया था, वह रॉकेट का आपको नाम बताना है। ठीक है, वो लॉन्चिंग व्हीकल का आपको नाम बताना है। तो वो लॉन्चिंग व्हीकल था GSLV, उसका नाम था GSLV Mark 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये GSLV का अपडेटेड वर्जन है। जैसे GSLV है फ्रेंड्स, उसमें 3 तरह के GSLV हैं। यदि आप मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा, GSLV 1, GSLV 2, GSLV 3। GSLV 1 है जो प्योरली है, जो यह रसिया की मदद से बनाया गया था, लेकिन रसिया जो बाद में आपका मुकर गया उस चीज़ से कि मैं आपको टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा। इसके बाद इंडिया जो खुद GSLV 2 बनाया और वर्तमान में GSLV 3 भी इंडिया के द्वारा प्योरली देसी तकनीक के द्वारा बनाया हुआ है, यानी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका GSLV Mark 3 यानी सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र बिहार में किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो पहला राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र है जो स्थापित किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए पूर्वी चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में जो आयोजन होना था अब तो नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स वो होना था कहाँ था, तो टोक्यो जापान में, लेकिन अब तो उसको डिले कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों में आरक्षित करने हेतु कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो वह राज्य है फ्रेंड्स जो नौकरियों में 75% आरक्षण देगा, वह कर्नाटक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, वन फैमिली वन जॉब योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संचालित है। तो वन फैमिली वन जॉब यानी कि हर परिवार को एक जॉब मिलेगा, यह है जो सिक्किम सरकार के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, छात्रों एवं अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेषित करने हेतु नया पोस्ट कार्ड ऐप शिक्षा वाणी निम्नलिखित में से किस शिक्षा बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया। तो शिक्षा वाणी है जो BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें छात्र और अभिभावक को महत्वपूर्ण सूचनाएं मतलब कि दी जाएंगी इस ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस सी हो जाएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में किस देश की सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। तो वह देश है, वह नीदरलैंड है, जो सार्वजनिक स्थल पर आप बुर्का और नकाब नहीं पहन सकते हैं या सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित वार्षिक 28वां बिहारी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो किया गया था मनीषा कुलश्रेष्ठ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मनीषा कुलश्रेष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है,
किस राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी कुषाण वंश के शासकों ने। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, कथा सरित सागर के लेखक। तो कथा सरित सागर के लेखक हैं वह सोमेश्वर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा कथा सरित सागर के लेखक हैं वह सोमदेव हैं। मैंने आपको पहले गलत बोल दिया है, सोमेश्वर नहीं है, कथा सरित सागर के लेखक है वह सोमदेव हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का क्रमिक पतन है जो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का जो उद्देश्य था वह था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक था वह लीडर था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित नहीं किया? देखिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो भी आकर्षित हुए थे, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग तो आकर्षित हुए ही थे, और नगरीय उच्च जातियाँ भी आकर्षित हुई थी, लेकिन जो उदार रजवाड़े थे वो आकर्षित नहीं हुए थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इन्हें आकर्षित नहीं कर पाया धार्मिक समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो नारी आंदोलन है वह रमाबाई रनाडे के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे वे थे राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? तो मुगल मेवाड़ संधि है वह 1615 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? देखिए, सही सुमेलित कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत, ये सही है। नेक्स्ट है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन नहीं फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम 1935 है, वहाँ पे केंद्र में द्वैत शासन आया था। ठीक है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत आपका आया था, वो आया था प्रांत में द्वैत शासन, यानी दोनों को चेंज कर दिया यहाँ पे, इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा नहीं, इससे पहले ही आ गया था 1909 में ही। ठीक है, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी 1919 में नहीं, इससे पहले ही आ गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग से चुनाव लड़ने के लिए, और हिंदू केवल हिंदू को वोट करेंगे, मुस्लिम केवल मुस्लिम को वोट करेंगे, इस तरह का प्रोविज़न बना दिया गया था, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रोविज़न बना दिया गया था। लेकिन यह 1909 में ही बनाया गया था, 1919 में। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर होगा, पूछ रहा है कौन सही है, तो सही हो जाएगा ए, भारत परिषद अधिनियम 1892, जहाँ से प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वह संबंधित थी वारेन हेस्टिंग्स से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रिंग ऑफ फेंस इसको बोलते हैं, इंग्लिश वाले भी जान लीजिए, रिंग ऑफ फेंस, तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, अभिनव भारत से संबंधित कौन है? तो अभिनव भारत से संबंधित है बी डी सावरकर जी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था, यह किसने कहा था? जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पे यह स्टेटमेंट दिया गया था कि यह तो न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही किसी के द्वारा उनके द्वारा सोचा गया था और न ही उनके द्वारा योजनाबद्ध करके बनाया गया था। यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट दिया गया था सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वह 12 उपांग है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 12 उपांग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कलिंग था, बिहार था, अफगानिस्तान था, श्रीलंका नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया? तो वह जो शासक था, वह वंश था, वह था गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुप्त वंश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन कल्प सूत्र का भाग नहीं है? देखिए कल्प सूत्र में कुल 3 है, इसके भाग हैं स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। भगवती सूत्र इसका पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध था। जो इनाम गांव है उसका संबंध था जौरबे संस्कृति से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जौरबे संस्कृति। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के बकराकार ईंटें मिली हैं, जहाँ से बकराकार ईंटें मिली है, तो वो है फ्रेंड्स जहाँ से बकराकार ईंटें मिली है चहुंदड़ो। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, मुगल प्रशासन का मुहत्तसिब था। तो फ्रेंड्स यदि प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होती है तो आपसे पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है। मेरा मूल मकसद होना चाहिए चीज़ों को सीखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब था वह था लोक आचरण अधिकारी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में बंढाई शब्द का अर्थ, तो बंढाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो बताना है आपको कि इसमें से कौन है जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स खराज करता है, उस भी करता है, मुक्तई भी करता है, लेकिन खुम्स है वह जो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी तीनों है जो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, सल्तनत काल में आरिज ए मुमालिक संबंधित था। तो आरिज ए मुमालिक जो संबंधित था वो सल्तनत काल में वो था रक्षा विभाग से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था हर किसी को पता है कि जो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से लगने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो वो शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में, यानी दिसंबर 1856 में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, किसने 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? यानी बोला कि कॉन्स्पिरेसी था। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वह एक कॉन्स्पिरेसी था। वो बोला था सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किसे अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु कहा गया है? तो वो कहा गया है राजाराम मोहन राय जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन है जो सही नहीं है? बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। भारतीय किसान विद्यालय गणेश घोष। देखिए फ्रेंड्स ये गणेश घोष नहीं बल्कि एनजी रंगा थे। ठीक ना, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, एनजी रंगा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक सही है। बकास संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ये भी सही है। तो इसमें कौन सही नहीं है पूछा, तो इसमें सही नहीं है बी भारतीय किसान विद्यालय गणेश घोष गलत है, उसके जगह एनजी रंगा होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपको 10 क्वेश्चंस मैथ के मिलेंगे। तो जो प्रश्न आपको थोड़े जटिल लगेंगे वो प्रश्न मैं करा देता हूँ। जैसे देखिए सीरीज का क्वेश्चन है तो इसे आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है वो आप लिख लीजिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
142। देखिए इस तरह के प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं, पहले पूछे जाते थे, लेकिन इस सेट में दिया हुआ है तो खैर आपको जानना चाहिए। देखिए यदि आपको इस प्रश्न में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। करना क्या है आपको, यहाँ पे एक्स की जगह पर वैल्यू आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1/1 माइनस ई के पावर -1/x दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह पर आप जीरो रखिएगा, क्या आ जाएगा 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, देखिए ई के पावर -x क्या होता है, ई के पावर 1/x हो जाता है, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस ई के पावर ई 1, इसको हो गया ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक ना। ई के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बताइए, 1 के पावर इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा। मैं इसे फिर से बता देता हूँ। देखिए इसमें आपको करना क्या है कि x का वैल्यू आपको पुट करना है x की जगह पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप पुट कीजिएगा तो e के पावर -1/x है, यहाँ पे आप जीरो पुट कीजिएगा तो 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, e के पावर माइनस इन्फिनिटी पर, ठीक ना। e के पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लिखते हैं 1/e के पावर इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी होता है 0, ठीक ना। तो यहाँ से आपको मिल गया 1/1 माइनस 1 के पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/1 माइनस 1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो आपको पूरा जीरो ही हो गया क्योंकि 1/इन्फिनिटी बराबर 0 होता है, तो 1/1 बराबर 1 होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि दो खंभा है, ठीक है, एक का ऊंचाई 6 मीटर है, एक का ऊंचाई 11 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी है जो 12 मीटर है। पूछ रहा है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो इसके बीच की दूरी आप ऐसे हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पे ये तो 12 हो जाएगा पैरेलली, और ये आपका 6 है तो ये आपका 5 हो जाएगा, 12 5 ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ से आप निकालिएगा तो इसका राइट आंसर 13 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई हो जाएगा, ई नंबर, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है। इसमें आपको एक दिया हुआ अर्ध व्यास वृत्त, उसका क्षेत्रक 120 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि आपको इस तरह का दिया हुआ है, ठीक ना। बस इतना ही आपको 120 नीचे छोटा होगा ना, मान लीजिए कि 120 इस तरह का सर्कल दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। यहाँ पर थीटा 120 दिया हुआ है, 120/360 कीजिएगा इंटू πr² 22/7 गुने आपका रेडियस दिया हुआ है 7 तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। इसके बाद जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स, वो आंसर आएगा 51.33, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 51.33 आपका कोई मिल रहा है, मैच कर रहा है, ऊपर वाला मैच कर रहा है, अप्रॉक्स मैच कर रहा है, तो आप इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। ए बराबर दिया हुआ है 8, बी बराबर दिया हुआ है 15, और ए यूनियन बी दिया हुआ है कितना 18। पूछ रहा है कि यहाँ पे सुधार लीजिएगा, पूछ रहा है ए इंटरसेप्शन बी, यहाँ पे यूनियन लिख दिया, ठीक ना। तो ए इंटरसेप्शन बी बराबर जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो इस तरह का होता है, ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेप्शन बी, तो ए दोनों चला जाएगा इधर, ठीक है। तो आपका बन जाएगा फिर ए इंटरसेप्शन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, यानी यहाँ से 15 + 8 - 18 आप कीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बस इसे आप सुधार लीजिएगा, ए इंटरसेप्शन बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 की परिमिति दिया हुआ है किसी वर्ग का, परिमिति बराबर होता क्या है, तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है 4a + 8 दिया हुआ है। अब इस 4 को भी कॉमन ले लीजिए, तो a + 2 बचेगा, ये 4 से 4 खत्म किया, यानी साइड आपको मिल गया, साइड क्या मिला a + 2, तो ये भी साइड a + 2 होगा क्योंकि वर्ग है, तो इसका एरिया पूछ रहा है आपको, तो एरिया क्या हो जाएगा a + 2 का दोहरा स्क्वायर हो जाएगा, तो a + 2 का दोहरा स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + 4a + 4, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, इसमें आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो खुद से कटे या फिर एक से कटे, ठीक है, ठीक ना, इसके अलावा किसी से ना कटे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, उसी तरह से 23 हो जाएगा, उसी तरह से फिर आपका 29 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 10 का पूछ रहा है ना, तो 10 को जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो 129 आएगा, और उसके बाद आपका औसत करा तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आपका यहाँ राइट आंसर होगा 12.9, यानी कि सी। नेक्स्ट है आपका रेशियो क्वेश्चन है कि A/B समानुपात C/D। तो इसमें इसका रूल्स है कि यदि आप
आपका ये न्यूमरेटर है, आपका डिनोमिनेटर है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड होता है, उसके अनुसार इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है बी नंबर। उसमें भी घटा दिया गया है, ए को बी से घटाया है और नीचे बी को बी रहने दिया है, सी को डी से घटाया और नीचे डी को डी रहने दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा भाई। आपको मतलब कि ये रूल्स पते होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है कि बाई है जो एक्स का x% है, ठीक है, और जेड है जो 22% है और दोनों बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ से 100 कटेगा, यहाँ से 22 से 22 कटेगा, यहाँ से x बराबर जेड आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि बताइए कि जेड बराबर क्या होगा, तो जेड बराबर x होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 कि कोई व्यक्ति है जो 10 रुपये में 11 पुस्तक खरीदता है और उसे 11 रुपये में 10 पुस्तक बेचता है। देखिए हम पुस्तक, एक पुस्तक का कीमत देखते हैं, एक पुस्तक का क्रय मूल्य। तो देखिए 10 रुपये में 11 पुस्तक, तो एक पुस्तक में का क्रय मूल्य हो जाएगा 10/11। उस तरह से बेचता क्या है, तो 10 पुस्तक को 11 रुपये में बेचता है, तो एक पुस्तक को कितना में बेचेगा, तो एक पुस्तक को बेचेगा 11/10 रुपये में। अब देखिए एक पुस्तक का आपको सीपी पता है, एक पुस्तक का आपको एसपी पता है, यानी क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है। इससे आप लाभ निकाल दीजिएगा और लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 क्रय मूल्य सीपी। बस इसमें आप पुट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 21% डी। चलिए देखिए मैं आपको 150 क्वेश्चंस बताने का प्रयास किया, उसमें से 140 क्वेश्चंस तो जीएस के क्वेश्चंस थे और 10 मैथ के क्वेश्चन थे। यदि मैथ के क्वेश्चंस में क्लैरिटी नहीं हो रही है अभी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिएगा, कर करके बता दीजिएगा। इसमें मैं थोड़े अच्छे से और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ऐसे आप मैथ का भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही आपको जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको सिलेक्शन दिला देंगे। इसमें मैथ में आप 10 में से मतलब कि आप अप्रोक्स 8 नंबर 9 नंबर तक ला सकते हैं, ये आपका पोटेंशियल है। तो इसे आप एज ए अपना मतलब कि स्ट्रेंथ बना लीजिएगा, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक ना। तो मैंने आपको आज 150 क्वेश्चन का एक सेट करा दिया। थोड़े समय तो ज़्यादा लगे फ्रेंड्स, लेकिन ये समय है जो आपको फलदायी फल देने वाले समय है, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ मैं कुछ हर क्वेश्चन के साथ 1 या फिर 2 एक्स्ट्रा फैक्ट बोल ही दिया हूँ, यानी अप्रोक्स आप बोल सकते हैं कि आपको 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 1 घंटे के आसपास में। तो चलिए सपोर्ट कीजिए मेरे को। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो मैं लगातार आपको बीपीएससी 66 का पीटी का टेस्ट प्रोवाइड करते रहूँगा, जिससे जो अभी आप पढ़े हैं उसका आपका लिटमस टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। साथ ही साथ आप हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए, क्योंकि आपके मार्क्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि कौन से फ्रेंड को कितनी मार्क्स आ रही हैं और किन्हें दिक्कत हो रही है। यदि कोई फ्रेंड्स को दिक्कत हो रही है तो कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगा या फिर कुछ सुधार की ज़रूरत है आप सुधार के लिए कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।